नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दमदार 10 में। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर संग्राम तेज हो चुका है। छात्र और विपक्षी दल दोबारा एग्जाम की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं पर आयोग ने साफ कर दिया है कि पूरा एग्जाम रद्द नहीं होगा। पटना में आज और सिर्फ 22 सेंटर पर बीपीएससी की री एग्जामिनेशन की जाएगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये री एग्जाम होगा। ये इम्तिहान एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट्स की एंट्री शुरू हो चुकी है। आज का री एग्जाम पटना के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद हो रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे छात्र पूरे बीपीएससी एग्जाम को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं और फिर से एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का धरना आज 18वें दिन जारी है। तो वहीं पर छात्रों के समर्थन में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर समेत बाकी सियासी दल भी विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो कल पप्पू यादव की पार्टी के समर्थकों ने ट्रेनें रोकी, चक्का जाम किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने कल मसाल जुलूस निकाला। दरअसल पटना में 13 दिसंबर को 912 सेंटर पर बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था, लेकिन इस दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी और उसके बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था। धांधली के आरोप और छात्रों के प्रदर्शन के बाद बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया और अब आज बापू सेंटर पर एग्जाम देने वाले छात्रों का पटना के 22 सेंटर्स पर री एग्जाम लिया जा रहा है। 13 दिसंबर को बापू एग्जाम सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुआ था, जिनमें से 7,200 ने परीक्षा दी थी। करीब इतने ही छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। वहीं 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले 34 परीक्षार्थियों की पहचान की जा चुकी है और ऐसे छात्रों को आज की परीक्षा से दूर रखा जा रहा है। आगे जांच के दौरान अगर कुछ और छात्रों की पहचान होती है तो उनके भी रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। हमारा आने का ठीक नहीं था, कुछ कहाँ से आएंगे, कैसे एग्जाम देंगे, नहीं देंगे, इतना झमेला चल रहा था ना। टिकट का कोई व्यवस्था था, हम लोग कैसे कैसे आए हैं, बैग लेकर अपना सारा व्यवस्था लेके आएंगे ना। फ़ोन है, पर्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनका। बोल रहे कहीं भी रख दीजिए। समय तो आ रहा है एग्जाम का, फिर कैसे होगा? देखते हैं क्या करते हैं। आए हैं अभी एसडीएम साहब, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आप आए हैं? इलाहाबाद से। क्या दिक्कत आ रही है? बैग नहीं रखने दे रहे हैं भाई। क्या बता रहे हैं बैग के बारे में? बोल रहे कहीं फेंक दो, रखने कोई व्यवस्था ही नहीं है। बोले बाहर रखो, कहाँ दुकान भी नहीं कहीं रख दें। प्रशासन आदेश नहीं दिया है। बोली इतनी दूर से आया, ठंड है, गर्मी तो है नहीं कि खाली यहाँ से आ जाए आदमी। कहाँ रखे बताइए बैग? अब इनको तो इतना तो सेंसिटिव होना ही चाहिए ना। इतना बड़ा मैदान पड़ा है। बापू में भी कोई व्यवस्था नहीं था इनका बैग कलेक्ट करवाना या कहीं जिम्मेदारी। हम लोग एग्जाम में बाहर, हम लोग सारा बच्चे मिलकर सारा 50, जिसके पास फ़ोन नहीं है वो 30 रुपये, जिसके पास फ़ोन है वो 50 रुपये में हम लोग दुकान, चलो दुकान था तो जिम्मेदारी था, वहाँ पे चिपका हुआ था नंबर, हाँ इस नंबर का है, वो नंबर ले जाइए तो आपको मिलेगा। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी किसी का बैग उठा के ले आए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? बता रही है। हाँ, सिस्टम होना चाहिए ना। यूपी पीसीएस भी गए थे हम लोग देने, वहाँ तो प्रॉपर फैसिलिटी था। अरे वो भी तो पीसीएस ही करवा रही है कंडक्ट। ये बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है हर स्कूल कॉलेज में? या तो ये कभी। तो यहाँ पर आपने छात्रों को सुना जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कुछ व्यवस्था को लेकर। नीतीश चंद्र हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? वहां छात्रों से बात कीजिएगा, जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर उनके मन में फिलहाल क्या राय है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि क्योंकि अब परीक्षा जो हो रहा है, अब पहले जो परीक्षा हुई है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा एग्जाम्स के पेपर को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर, उसमें मेरिट को किस तरह से जांचेंगे और साथ ही छात्रों से पूछिएगा इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल। परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच गए हैं और पटना में 22 ऐसे परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। बापू परीक्षा केंद्र में दरअसल 12,000 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी, तो ऐसे में ये तय किया प्रशासन ने कि हम उस परीक्षा केंद्र पर अब परीक्षा नहीं लेंगे। तो इस वजह से 22 परीक्षा केंद्र पटना में बनाए गए हैं और यहाँ पर एक विद्यालय है, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, और यहाँ देखिए छात्र अंदर जाना शुरू कर चुके हैं। काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। यहाँ पर एक एक छात्र की तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई अपने साथ कुछ ले तो नहीं जा रहा है, और कई छात्र अभी बाहर ही हैं। उन छात्रों से हम बात करते हैं, क्योंकि 9:30 बजे से एंट्री है, 11 बजे तक आपको अंदर चले जाना है, 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा है। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप? अररिया से। अररिया। अच्छा। परीक्षा को लेकर जितना हंगामा हुआ तो मन में काफी शंकाएं भी होंगी। नहीं, इन ये लग दे रहे हैं। बताइए कहाँ से आए? अररिया से आए हुए हैं। अररिया से आए। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रश्न पत्र जो अब आएगा, पहले जो परीक्षा हुई उसको लेकर क्या मन में कुछ शंकाएं? हाँ, थोड़ी बहुत तो है शंकाएं, थोड़ी बहुत तो है।
कि इस बार फिर से वैसे ना हो जाए। ये बताइए कि आखिरी समय में देखिए पढ़ रहे हैं, ये बताइए कि क्या अभी हाल में जो बहुत सारे प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए, तो दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा था कि नहीं, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, उनके मेरे हिसाब से पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर टफ होगा या इजी होगा। मींस अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को जज नहीं कर सकते। लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा, या आपके मार्क्स जो हैं जब आएंगे और उनके मार्क्स, तो किस आधार पर जो कटअप बनेगा वो कैसे बनेगा? वह उसी की तो बात कर रहे हैं कि आपने नॉर्मलाइजेशन की जब बात नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में, तो आप किस बेसिस पे रिजल्ट लाएंगे? मेरे हिसाब से री एग्जाम होना चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से हूँ भाई। इससे पहले भी दिल्ली से आए होंगे? दिल्ली से पहले आए हैं। तो उस दिन क्या हुआ था परीक्षा केंद्र पर, आप वहाँ थे? तो मैं वहाँ था, तो मेरे साथ 2-3 लोग थे, उनको कॉपी ही नहीं मिली थी। 1:30 बजे तक कॉपी ही नहीं उनको मिली थी, वो बाहर आ गए थे। मेरा तो एग्ज़ाम हुआ खैर, फिर वापस आना, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है। स्टूडेंट को बता रहे फिर उतनी दूर वापस आना। नेट GRF का पेपर है। उस दिन परीक्षा में क्या हुआ, प्रश्न पत्र देर से मिला, आपको नहीं मिला? मुझे तो मिला, लेकिन मेरे साथ के जो 2-3 लोग और थे, लड़कियां थी, वो भी दिल्ली से ही आई हुई थी, उत्तराखंड से थी, उनको पेपर मिला ही नहीं 1:30 बजे तक। अब बताइए इसमें हमारी गलती है किसकी? जो हम आज आ रहे हैं किराया वो गवर्नमेंट देगी इनको। कई लड़के दूसरे कमरे में जा रहे थे, प्रश्न पत्र फाड़ दिया, ऐसा भी देखा? देखिए यार, आप एक बात बताइए, 15 मिनट आदमी पेशेंस ले सकता है, आप पेशेंस को कितना टॉलरेट करें? 45 मिनट तक कॉपी नहीं देंगे तो आप भी अगर एग्जाम में बैठेंगे, या फिर वो चेयरमैन साहब भी बैठेंगे, 5 मिनट लेट मिलेगा तो उनका भी यही स्थिति होगी। आप कहाँ से आए? जी मैं पटना से आया हूँ। पटना से जी। अच्छा, प्रश्न पत्र जो पिछली बार आया जिस स्तर का था, ये आशंका भी है कि कहीं आप लोगों को उसी स्तर का फिर आया, तो आपको तो पैटर्न पता चल गया। कई लड़कों के मन में यह आशंका है, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो आपके लिए तो आसान हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर वो तो आयोग डिसाइड करेगा कि कैसे प्रश्न सेट करेगा वो, और वो कट ऑफ जो है आयोग के ऊपर है सर। हम लोग तो एग्ज़ाम बस देंगे। मैं भी बापू सभागार में एग्ज़ाम दिया था, मेरा 5th फ्लोर पे था, तो उसमें एग्ज़ाम सही से हुआ था मेरे में। आधा घंटा पेपर लेट से मिला था। आपने परीक्षा दी थी? जी, आधा घंटा से लेट से 12:30 बजे पेपर मिला, तो 2:30 बजे यहाँ लिया पर गया आपने था। अलग अलग स्टूडेंट्स की राय भी सुनी। तो यहाँ पर नीतीश के पास लगातार हम आगे आते रहेंगे अपडेट के लिए, लेकिन बहरहाल एग्जाम की शुरुआत हो रही है, री एग्जाम हो रहा है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो छात्र हैं अपनी मांग को लेकर अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कौन है? उनके साथ है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी चीफ प्रशांत किशोर, जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आज तीसरे दिन भी अनशन पर हैं। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। सरकार लाठी के जोर पर अपनी बात नहीं मनवा सकती और सरकार को बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द करके नए सिरे से एग्जाम कराना होगा। बिल्कुल सरकार को झुकाया जाएगा। आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है। सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है? यही सरकार जो इतना लाठी का अपना दम्भ भरती है। मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ सरकार का दम है कि हमको लाठी से मार दे? अगर आप संकल्प दिखाएंगे, लोग उतरेंगे सड़क पर, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। केंद्र की इतनी बड़ी सरकार, मोदी जी की, किसान जब जिस दिन रोड पर उतर गए तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। झुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जनता के सामने सब झुके हैं, कोई दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं है, जनता से बड़ा कोई जन बल के आगे कोई बल ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स और सियासी दल की री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग पूरी परीक्षा रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आयोग पटना में आज सिर्फ उसी एक सेंटर के अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम करा रहा है जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। अब बीपीएससी कैंडिडेट सवाल उठा रहे हैं कि आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार एग्जाम कैसे ले सकता है? एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? 13 दिसंबर को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र और 4 जनवरी को एक सेंटर पर होने वाले एग्जाम का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे हो सकता है? प्रश्न पत्र एक जैसा नहीं हुआ, पहले हुई परीक्षा से आसान या फिर कठिन हुआ, तो ऐसे में छात्रों के साथ क्या न्याय हो पाएगा? बहुत भीषण ठंड है, रात भर कैसे बिताते हैं? वो तो सरकार को खुद समझना चाहिए कि इतने उनके भी बच्चे हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि इतने बच्चे इतना ठंड में हैं, उनको नोटिस निकाल देना चाहिए। आप खुद सोचिए, सरकार बोलते हैं कि एक सेंटर में सिर्फ गड़बड़ी हुआ है, 22 सेंटर पे वो एक सेंटर का एग्जाम ले रहा है, उसको खुद शर्म लगना चाहिए। गड़बड़ी जहाँ थी वहाँ परीक्षा फिर से हो रही है। मैं सर ये बात
कुछ 18,000 बच्चे का बात है। और ये अभी जो बात हो रही है एक सेंटर का बात नहीं, अभी 22 सेंटर को वो भी कॉम्पैक्ट करके बनाया गया, मैक्सिमम कैपेसिटी एक सेंटर में डाला गया, तब 22 सेंटर का बात है। मान लीजिए कि सर यहाँ पे कि अगर हम लोग का 20,000 रिजल्ट ही दिया जाएगा, अगर मान लीजिए मैक्सिमम बच्चे वहां से ही सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग तो पीछे हो जाएंगे ना। हाँ पूरी रात पुलिस आएगी तब भी रहेंगे हम लोग, छात्रों का भविष्य का बात है। नहीं क्यों डरेंगे, देखिए चोर थोड़ू है जो डरेंगे, जो उसके लिए हम लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिहार की भूमि ही सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। जितने में अदर स्टेट के आदमी सुसाइड कर लेते हैं उतना तो हम लोग को जन्म से ही संघर्ष है। हम लोग सत्याग्रह के ही लिए जाने जाते हैं पूरे बिहार। और अब बात हम करेंगे अजमेर शरीफ में चादर पोशी पर संग्राम की। अजमेर शरीफ में दरगाह या फिर मंदिर, इसे लेकर मामला कोर्ट में है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज पर चादर पोशी के लिए 11वीं बार चादर भेजी है, जिसके खिलाफ मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। थोड़ी देर में पीएम मोदी की चादर पोशी के खिलाफ अजमेर की कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पोशी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है और पीएम मोदी के चादर पोशी को रोकने की मांग की गई है, जिस पर थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है और यह चादर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के जरिए भेजा गया है, जो केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। अब पीएम मोदी ने परंपरा का पालन करते हुए 11वीं बार ख्वाजा गरीब नवाज के लिए चादर भेजी, लेकिन पीएम मोदी के चादर भेजने के खिलाफ हिंदू सेना कोर्ट पहुंच गई है। हिंदू सेना का कहना है कि यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पद द्वारा चादर चढ़ाने से उनका केस कमजोर हो जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल देश में यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स के लिए चादर भेजते हैं। करीब 1947 से बताया जाता है कि परंपरा चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजा तो 3 जनवरी को हिंदू सेना कोर्ट पहुंच गई। हिंदू सेना ने अदालत में अर्जी दाखिल करके चादर भेजने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हिंदू सेना की दलील है कि प्रधानमंत्री द्वारा चादर भेजने से उनका मुकदमा प्रभावित होगा और साथ ही उनके हितों पर प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में केस की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होगी। हिंदू सेना की मांग है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक चादर पोशी पर रोक लगा देनी चाहिए। जब पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी जा रही है, तो मैं मानता हूं जब मेरा केस सिविल न्यायालय में वहां पेंडिंग है, सभी पक्षों को नोटिस हो गया है, अभी उन्हें जवाब लास्ट तारीख पे देना था, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अभी ऐसे में चादर भेजना मैं मानता हूं सही नहीं है। प्रधानमंत्री जब वहाँ चादर भेजेंगे तो मेरा केस जिना न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में मेरे केस का क्या होगा। हमें और हजारों और करोड़ों हिंदुओं को जो न्याय की आस लगी है कोर्ट से कि भाई न्याय हमें मिलेगा, वो हमारे न्याय को तो सीधे प्रभावित करेगा ना ऐसे फैसले। तो मैं मानता हूं जब तक कि ये केस सिविल न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक के लिए ये चादर भेजने की जो प्रथा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। और एक तरफ जहां पर हिंदू सेना चादर पोशी का विरोध कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु प्रधानमंत्री के चादर पोशी से खुश हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती का तो कहना है कि पीएम मोदी पिछले 10 साल से चादर भेज रहे हैं और उनकी ये चादर पोशी उन लोगों को जवाब है जो मंदिर मस्जिद करते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो फिलहाल चलिए मनीष के साथ हम जुड़ते हैं। मनीष जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, जी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चादर को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने जो भेजा है ख्वाजा के दरबार में, इसको लेके जो इतनी सियासत हो रही है, फिलहाल जो अजमेर है वहां पर इसका क्या असर दिख रहा है, वहां पर किस तरह का माहौल है दोनों ही खबरों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चादर भेंट की जा रही है वो किरण रिजिजू लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये 813वां उर्स है और ये पहली बार नहीं, ये 11वीं चादर है। हालांकि इसको लेकर अभी आपने देखा होगा कि अजमेर को लेकर तमाम तथ्य देने की कोशिश कर रहे थे विष्णु गुप्ता। इन्होंने कोर्ट में पिटीशन और एक एप्लीकेशन लगाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर ना पेश करें। अगर पेश होता है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कोर्ट में, जो उन्होंने पिटीशन लगाया था, वो सही नहीं होगा।
होगा। इस तरीके की उन्होंने मंशा पेश की थी कि ना पेश की जाए, लेकिन दरगाह में स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चादर का जो किरण रिजिजू लेकर आ रहे हैं। दरगाह के जो तमाम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि इसको राजनीति से ना जोड़ के देखा जाए। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर पेश कर रहे हैं। 11वीं चादर है उनकी, और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, इससे पहले भी देश के तमाम प्रधानमंत्री और अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर चादर पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर जो दरगाह की अंजुमन कमेटी है और जो अन्य लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सियासत के से अलग इसको देखा जाना चाहिए, अकीदत का मुद्दा है, सियासत से अलग देखा जाना चाहिए। और भारत में जो एक हम कह सकते हैं समरसता है, एकता है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो चादर भेजी जा रही थी, लेकिन इस पर कोर्ट से भी आज सुनवाई हो रही है, उस पर भी हमारी नजर आएगी। अब बात करेंगे हम हिटमैन रोहित शर्मा की। सिडनी टेस्ट में कैप्टन रोहित शर्मा के बाहर होने से पूरा हिंदुस्तान हैरान था। कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, अलविदा कह देंगे टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन अब इसे लेकर रोहित शर्मा ने अपनी सफाई दी, या फिर यूं कहें कि चुप्पी तोड़ दी है उन्होंने। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, बल्कि बल्ले से रन नहीं निकल रहा था, इसलिए सिलेक्टर्स और कोच को कहकर मैच से हटने का फैसला किया है। उन्होंने उन टीवी कमेंटेटर्स की भी एक तरह से जवाब दिया है जो ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा ने संन्यास लिया है। रोहित शर्मा ने कहा कि माइक पर बोलने वाले, पेन पेपर पर गुना भाग करने वाले लोग मेरा करियर नहीं तय कर सकते हैं कि मैं कब तक खेलूंगा और कब मैं संन्यास लूंगा और कब कप्तानी करूंगा या कप्तानी छोड़ूंगा। यह तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, किसी दूसरे को नहीं है।